हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आप सभी का ओन स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो 30 से 40 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है सैनिक स्कूल की परीक्षा के लिए, तो आपको इस 30 से 40 दिन के समय में किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है ताकि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर है वो स्कोर कर पाओ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में इसी तरीके के वीडियोस हैं वो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, किसी भी परीक्षा के लिए जो लास्ट का एक महीना होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वही एक महीना डिसाइड करता है कि आप उस परीक्षा में कितने नंबर है वो ला पाओगे। तो दोस्तों, आप इस बचे हुए एक महीने का अच्छे से यूज़ कर पाओ, उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप इसको एज अ स्ट्रेटजी भी समझ सकते हैं कि आपको एक महीने के लिए आप कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। चलिए मैं यहाँ पे आपको बेसिक से बता देता हूँ। मान लो आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप एक साल पहले से कर रहे हो, 6 महीने पहले से तैयारी कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपने अभी तक ज़्यादा तैयारी नहीं की है तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर है वो पेपर में ला पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 19 जनवरी को आपका जो परीक्षा है वो आयोजित होनी है। आपका एग्जाम 19 जनवरी को होगा। चलिए दोस्तों, हम पहला पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक सी बात है सभी लोगों को पता होगी, एग्जाम पैटर्न का ज्ञान। एग्जाम पैटर्न का ज्ञान से मेरा मतलब है, देखो बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम किस तरीके से आना है। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन है। जो बच्चे नए हैं या जिनको कम इन्फॉर्मेशन है वो एक बात याद रख लें, सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न समझना है। ठीक है, एग्जाम कैसा आता है, कितने नंबर का आता है, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका टफ आता है, कौन सा सब्जेक्ट आपका सिंपल आता है, कौन से सब्जेक्ट से आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, वो सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी है। अब आप एनालाइज कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। बेसिकली आपको पुराने वर्षों के जो पेपर हैं, मान लो 2023 का पेपर है, 22 का पेपर है, उसको देखो और वहाँ से आइडिया लगाओ कि आपका एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरीके का है। किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसको समझना जरूरी होता है कि वो एग्जाम हमसे चाहता क्या है, हमसे कितनी मेहनत करवाना चाहता है। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट आने हैं, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आता है, कौन सा सब्जेक्ट टफ रहता है, कौन सा सब्जेक्ट ईजी आता है, आप कौन सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर ले पाओगे, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। वो आप कैसे समझ पाओगे, जब आप एग्जाम को एनालाइज करोगे, उसमें देखोगे, तब आप ये सारी चीज़ें हैं वो समझ पाओगे। समझना कैसे है, पेपर को पिछले वर्षों के जो पेपर हैं उनको उठा के देखना है, वहाँ से आपको आइडिया है वो हो जाएगा। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, मेक टाइम टेबल। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर हम डेली एक सा रूटीन थोड़ी ना फॉलो कर सकते हैं कि नहीं हम 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ेंगे, 12 के बाद हम फिर ये काम करेंगे वो काम करेंगे। तो रोज़ एक सा शेड्यूल फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि ये बहुत टफ है, सभी बच्चे इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको जो लास्ट का एक महीना बचा हुआ है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना पढ़ाई को देना है। और आप पढ़ाई को ज़्यादा समय तभी दे पाओगे जब आपको कुछ प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप 9 बजे से लेकर रोज आपने टाइम टेबल बनाया कि आप 11 बजे तक पढ़ोगे, 9 से 11 के बीच में आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। अब मान लीजिए किसी दिन 2 दिन तो आपने पढ़ाई कर ली, किसी दिन आपका दोस्त आ गया, बोलो चलो मेरे साथ स्टेडियम खेलने चलो या हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं। तो दोस्तों बस यहीं पे आपका जो टाइम टेबल होता है वो ब्रेक हो जाता है। इसको ब्रेक से होने से बचाने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आपका दोस्त आए या कोई भी आपको काम वगैरह आए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उससे बोलो कि भाई मुझे 9 बजे से 11 बजे के बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, मुझे इस टाइम में क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। देखो आपको कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ों को खोना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ले पाओ तो आपको अपने दोस्तों के साथ जो आप घूम रहे हो उसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से बंद कर दो, वो भी जरूरी होता है, लेकिन परीक्षा के टाइम पे नहीं होता है। जब आपका एग्जाम बिल्कुल आ चुका है, इस टाइम आपको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ों को आप बाद में भी कर सकते हो, बट इस एग्ज़ाम को आप दोबारा नहीं दे पाओगे, अगले साल इस एग्ज़ाम को आप नहीं दे पाओगे। तो आपको कोशिश करनी है कि जो आपके लिए प्रायोरिटी है, जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको आप पहले करें। आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपका दोस्त के साथ घूमना इंपॉर्टेंट है या फिर 2 घंटे पढ़ाई करनी इंपॉर्टेंट है। अगर घूमना इंपॉर्टेंट है तो कोई बात नहीं, जब दिन में मन लगे तब पढ़ लो। ठीक है, लेकिन अगर पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो एक फिक्स टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। मैं इसलिए ऐसा बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि मान लो किसी दिन तो आपने 2 घंटे पढ़ लिया, मैं एवरेज ले रहा हूँ, ठीक है। किसी दिन आपने 3 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन आपने पढ़ा ही नहीं, फिर आपने 2 घंटे पढ़ लिया। ये पढ़ना सबसे बेकार होता है। एक कहावत सभी को याद होगी, कछुआ और खरगोश की रेस वाली। कछुआ क्यों जीता था, क्योंकि वो स्लो 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 अपना मंजिल तक पहुंच गया था, और
खरगोश ने क्या किया, खरगोश पहले तेज भागा, फिर वो सो गया और फिर वो फिर तेज भागा, इस वजह से वो हार गया था। तो आपको याद रखना है, आपको धीरे धीरे पूरी कंसिस्टेंसी के साथ ये सारी चीज़ें हैं वो फॉलो करनी है। और आप बेहतर तरीके से तभी पढ़ पाओगे जब आप अपना एक शेड्यूल बना के रखोगे कि मुझे शाम को 4 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है। आपका जो बॉडी होती है वो अपने आप एक हैबिट बना लेती है कि आपको शाम को आप अपने आप पढ़ने बैठ जाओगे। बस आपको क्या करना है, कुछ दिनों तक इस शेड्यूल को, टाइम टेबल को फॉलो करना है। इनकेस अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस केस में आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। बाकी आपको याद रखना है कि इस लास्ट के 1 महीने में आपको अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाना है, और इस टाइम टेबल में कम से कम आप 4 से 5 घंटे अपने इस परीक्षा को दे रहे होगे। मैंने बताया कम से कम 4 से 5 घंटे, तभी आप इसमें अच्छे नंबर ले पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही टफ एग्जाम होता है, बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। तो अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ 4 से 5 घंटे। अब बच्चे बोलेंगे कि सर इतना तो टाइम नहीं रहता है, हम कोचिंग का वर्क करना पड़ता है, स्कूल का अलग से वर्क रहता है। तो देखो अभी आप थोड़ा स्कूल कोचिंग को थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि 1 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, फिर आप अपने स्कूल की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। बट अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है। आप 4 to 5 आवर्स नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे तो देने ही देने हैं, इससे कम तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो 2 से 3 घंटे आपको देने हैं। और जिन बच्चों ने शुरुआत में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है वो 4 से 5 घंटे देंगे, और जो बच्चे थोड़ा बहुत अपना पढ़ते रहे हैं, पहले से ही तैयारी करते रहे हैं, वो 2 से 3 घंटे का समय देंगे। ठीक है, चलिए अब अगला जो हमारा पॉइंट, रीड चैप्टर। रीड चैप्टर का बेसिकली मेरा मतलब ये है कि आपको पहले किसी भी एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। जैसे कि आपका मैथ्स का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, मैथ का आपका जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। तो आपको पहले नंबर सिस्टम को पूरा एक बार पढ़ना है, नंबर सिस्टम को एक बार पूरा क्या करना है, पढ़ना है, उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझने हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ठीक है, ये बात याद रखना, मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो मैं आपको आगे बताऊंगा आपको क्या करना है। तो मान लो आपको नंबर सिस्टम को आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम को पूरा बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़ लिया, देन उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। मान लो आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो तो वापस से आपको चैप्टर को पढ़ना है, मतलब जो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है जिसका क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके चैप्टर और क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते जाएंगे। अब जिन बच्चों ने पहले से नंबर सिस्टम मान लीजिए किसी चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो वो क्या कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा रिविजन करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आप क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो वापस से आपको कहाँ जाना है, नंबर सिस्टम के चैप्टर को पढ़ने जाना है। तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी परीक्षा के लिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सॉल्व PYQ एंड प्रैक्टिस सेट्स। PYQ का मतलब है कि आपको वहाँ से एग्जाम पैटर्न का समझ में आ जाएगा, आपको एग्जाम समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको करना है। PYQ करने से आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो पेपर करते रहते हैं और टाइम उनका निकल जाता है, वो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो PYQ करने से आपको घड़ी रखनी है और PYQ को सॉल्व करना है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और आपके PYQ भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस का बेसिकली यही मतलब है कि आपको टाइम को और क्वेश्चन को मैनेज करना आना चाहिए कि आप 2 घंटे या 3 घंटे जितना भी आपके पास टाइम है उसमें पूरे पेपर को सॉल्व कर पाओ। तो उसकी प्रैक्टिस आपकी होगी, या तो आप PYQ लगाएंगे 10 साल के या 5 साल के, या फिर आप प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट 5 साल के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जरूर सॉल्व करने हैं। चलिए अगला पॉइंट समझ लेते हैं, रिवीजन। देखिए किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपका रिवीजन होता है। 6 महीने पहले आपने कोई भी चीज़ को पढ़ा हो और मान लो आपको कल इस एग्ज़ाम में उसको लिखना हो, वो आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि हमारे माइंड में उतनी पुरानी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमें उनको भूलने से बचाना है और हम चाहें कि उस एग्ज़ाम में हम उसको पूरा का पूरा जैसा हमने समझा था वैसा ही हम लिख के आएँ, तो उसके लिए हमें उसका बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो किसी भी परीक्षा के लिए रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा आप रिवीजन करोगे परीक्षा में आपके उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है 6 गाइडेंस। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं लेकिन हमें उसकी गाइडेंस नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि उसकी तैयारी करनी कैसी है, किन बातों को ज़्यादा फोकस करना है, किन बातों को निगलेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और एक अच्छा गाइडर हमारे पास ज़रूर होना चाहिए, एक अच्छा मेंटर हमारे पास होना चाहिए जो हमें उस बारे में, उस वे की, उस रास्ते की पूरी जानकारी दे पाए। आप एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए किसी रास्ते में आपको जाना है, लेकिन अगर कोई आपको ऐसा इंसान मिल जाए जिसको उस पूरे रास्ते के बारे में बताओ, वो आपको बता दे कि कहाँ से आपको मोड़ लेना है,
कहाँ से आपको तेज़ गाड़ी चलानी है, कहाँ पे आपको अपनी गाड़ी को स्लो रखना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें वो पहले से ही बताते जाए तो आपको वो रास्ता आप आसानी से पार कर लोगे, आपको उसमें कोई भी दिक्कत है वो नहीं आएगी। तो वही सेम रोल हमारे यहाँ पे गाइडेंस का होता है। अगर आपको कोई अच्छा मेंटर मिल जाए जो आपको बताते रहे कि आपको अब इस टाइम में किस तरीके से पढ़नी है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है और आपको इस पूरी एग्ज़ाम की जर्नी को किस तरीके से क्रैक करना है, तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लोगे। और यही काम हमारे यहाँ की कोचिंग्स करती है। कोचिंग हमें क्या करती है, गाइडेंस देती है कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे अपने नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको कोचिंग प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों किसी भी बच्चे के पास गाइडेंस का अभाव ना रहे, उसके लिए हम अपने चैनल ओन स्टडी पर पूरी सैनिक स्कूल की पूरी गाइडेंस आप सभी लोगों को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आपको सभी टॉपिक पर वीडियो मिल जाएंगे, जिस भी टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत आएगी। गाइडेंस की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो आपका एक गाइडेंस है वो पूरी तरीके से आपको मिलती रहेगी हमारे वीडियोज़ के थ्रू। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियोज़ को जरूर देखते रहिएगा। और दोस्तों अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। दोस्तों इसके अलावा अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चालू करूं, जिसमें मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं और उनकी प्रैक्टिस करवाऊं। तो अगर आप इस तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्द ही मिलेंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।